दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसकी फाइल हमेशा के लिए बंद होने वाली थी, पर एक पुलिस ऑफिसर के दबाव में वो केस दोबारा ओपन हुआ और वो कातिल जो अब तक पुलिस की नजरों से बचा हुआ था, वो इस बार पकड़ा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी रहस्यमयी कत्ल की है जहाँ कातिल एक बार तो बच निकलने में सफल हो जाता है, पर सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की सूझबूझ से वो पकड़ा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की ये कहानी। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के खूबसूरत शहर जैसलमेर से। 2020 में जैसलमेर जिले के एसपी थे अजय सिंह। उस साल शाहगढ़ पुलिस स्टेशन से उनके पास एक मर्डर केस की क्लोजर रिपोर्ट आई। एसपी अजय सिंह ने सोचा कि साइन करने से पहले क्यों न एक बार पूरी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। एक्चुअली दोस्तों, ये मर्डर केस 2 साल पुराना था और एसपी अजय सिंह को जैसलमेर जिले की कमान संभाले हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, तो ऐसे में उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब एसपी अजय सिंह ने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्हें इस रिपोर्ट में कई चीजें अटपटी लगी। दरअसल दोस्तों, ये केस था एक बाइक एक्सीडेंट का जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। पर रिपोर्ट के पढ़ने के बाद एसपी अजय सिंह को लग रहा था कि ये कोई बाइक एक्सीडेंट का केस नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान्ड मर्डर है। अब ऐसा क्या था उस फाइल में, उसे बताने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूरा केस है क्या। असबाक मौन ये वो व्यक्ति है जिसके मर्डर केस की फाइल ने एसपी अजय सिंह को पूरी तरह से सकते में डाल दिया था। असबाक केरल के कन्नूर जिले का रहने वाला था, लेकिन बाद में नौकरी की वजह से वो बेंगलुरु शहर में रहने लगा था। असबाक पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल था, पर उसका पैशन बाइक राइडिंग था। वो अक्सर देश विदेश में होने वाले मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया करता था, जिसकी वजह से इस फील्ड में उसने काफी नाम भी कमाया था। असबाक मोन की शादी हो चुकी थी और उसकी 5 साल की एक बेटी भी थी। 18 अगस्त 2018 में राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इसी रैली में हिस्सा लेने के लिए असबाक अपने 5 दोस्तों के साथ बेंगलुरु से जैसलमेर आता है। 15 अगस्त की शाम को जैसलमेर पहुंचने के बाद ये सभी दोस्त बाइक रैली के आयोजकों द्वारा लगाए गए कैंप में रुकते हैं। अगले दिन यानी 16 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे असबाक अपने 5 दोस्तों के साथ उस ट्रैक को देखने निकल पड़ता है जहां 18 अगस्त को बाइक रैली होने वाली थी। जिस जगह ये रैली होने वाली थी वहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। ट्रैक देखने गए असबाक के सभी दोस्त शाम होते होते कैंप में वापस आ जाते हैं, पर असबाक कैंप में वापस नहीं लौटता और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार आउट ऑफ रीच आ रहा था। उसके सभी दोस्तों को लगा कि शायद वो रास्ता भूल गया है, इसलिए उसे लौटने में देर हो रही है। मगर जब पूरी रात असबाक कैंप में वापस नहीं आता तो उस कैंप में मौजूद सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है। अगले दिन यानी कि 17 अगस्त की सुबह असबाक के दोस्तों के साथ साथ कैंप में मौजूद सभी लोग उसे ढूंढने उसी जगह जाते हैं जहां से असबाक का अपने दोस्तों से साथ छूट गया था। लोगों ने पूरा दिन उस रेगिस्तान में असबाक को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। थक हार कर सभी लोग पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और असबाक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अगले दिन यानी कि जिस दिन वो बाइक रैली होनी थी, उस दिन पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसे रास्ते में एक बाइक सवार की लाश मिली है, पास में ही उसकी बाइक भी खड़ी है। इस कॉल के बाद पुलिस फटाफट असबाक के दोस्तों के साथ उस स्थान पर पहुंचती है जहां से उस व्यक्ति ने कॉल किया था। रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी में लाश काफी हद तक सड़ चुकी थी, पर कपड़ों और बाइक की वजह से लाश को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिस रैली के लिए असबाक अपने घर से इतना दूर आया था, उसी रैली वाले दिन उसकी लाश एक सुनसान जगह से बरामद हुई। उसकी लाश के पास ही उसकी बाइक बाकायदा स्टैंड पर खड़ी थी और उस पर हेलमेट टंगा हुआ था। ना तो असबाक की बाइक पर, ना उसके जिस्म पर और ना ही जमीन पर ऐसे कोई निशान थे जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी मौत किसी सड़क हादसे में हुई हो। उस पूरे क्राइम सीन को देखकर पुलिस को लगा कि शायद असबाक रेगिस्तान में अपने कैंप में वापस लौटने का सही रास्ता नहीं ढूंढ पाया और भूख और प्यास की वजह से उसकी जान चली गई। पर ये सब बातें बस पुलिसिया अनुमान भर ही थी। अपने इन सभी तर्कों को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने असबाक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस बेंगलुरु में रह रही उसकी बीवी सुमेरा को इस पूरी घटना के बारे में बताती है।
पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी सुमेरा अपने 2 रिश्तेदारों के साथ बेंगलुरु से जैसलमेर पहुंचती है। इस दौरान जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि असबाक की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और यही उसके मौत की वजह भी थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी चोट लगने की हालत में या तो जख्मी शख्स की फौरन मौत हो जाती है या फिर वो पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही असबाक के पेट में डॉक्टरों को सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला था, यानी कि अधपचा खाना। और पोस्टमार्टम डॉक्टर के अनुसार जब तक इंसान के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड मौजूद हो तो उसकी मौत कम से कम भूख की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। इसके बाद पुलिस इस केस में मर्डर के एंगल से जांच करती है, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उन्हें किसी पर शक हो सके। पुलिस इस सिलसिले में असबाक की पत्नी से भी पूछताछ करती है, लेकिन उसकी पत्नी सुमेरा भी किसी पर कोई शक नहीं जताती। ऐसे में फिर पुलिस ने भी इस मामले की जांच में ज्यादा रुचि नहीं ली और 2 साल बाद पुलिस ने आखिरकार इस मामले को बंद करने का फैसला ले लिया। 2 साल में जैसलमेर के पुलिस अफसरों की टीम बदल चुकी थी। जैसलमेर की कमान अब नए एसपी अजय सिंह ने संभाल ली थी। उनके पास जब असबाक की रहस्यमयी मौत की फाइल क्लोजर रिपोर्ट के लिए पहुंची तो उन्होंने मामले को फुल एंड फाइनल करने से पहले उस रिपोर्ट को एक बार पूरी गहराई से पढ़ने का फैसला किया। रिपोर्ट पढ़ते समय जब उनकी नजर असबाक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी बातों पर गई तो वो हैरान रह गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहां एक तरफ मौत का कारण गर्दन की हड्डी के टूटने को बताया गया था, तो वहीं पुलिस रिपोर्ट में मौत का कारण भूख और प्यास थी। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया था कि असबाक के पेट में सेमी डाइजेस्टेड फूड मिला है, यानी कि पेट का खाना पूरी तरह से पचा ही नहीं था। इसका मतलब ये साफ था कि खाना पचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इसके साथ ही पुलिस ने रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि असबाक की गर्दन की हड्डी बाइक से गिरने की वजह से टूटी थी। गर्दन की हड्डी टूटने के बाद या तो वो इंसान मर जाता है या फिर पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में फिर असबाक की बाइक को स्टैंड पर किसने खड़ा किया और एक प्रॉपर तरीके से उस बाइक पर असबाक का हेलमेट किसने टांगा? ये कुछ ऐसे सवाल थे जिसके जवाब जैसलमेर के नए एसपी अजय सिंह को पुलिस रिपोर्ट में नहीं मिल रहे थे और इसलिए उन्होंने तत्कालीन डीएसपी भवानी सिंह को इस मामले में नए सिरे से तफ्तीश करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश शुरू की और असबाक मौन के इर्द गिर्द मौजूद लोगों के बारे में पता लगाने लगी। इसी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि असबाक की अपनी पत्नी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि एक बार उसकी पत्नी ने किराए के गुंडों से असबाक की पिटाई तक करवाई थी। और फिर जब पुलिस ने इस सिलसिले में असबाक के घर वालों से बात की तो उन्होंने भी असबाक की पत्नी पर ही अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगाया और कहा कि वो असबाक को पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसका तो चक्कर कहीं और चल रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। इस तरह की शुरुआती जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने असबाक की पत्नी सुमेरा के साथ साथ रैली के लिए वहां पहुंचे असबाक के दोस्तों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स और लोकेशन की जांच करने का फैसला किया। और फिर इसी कोशिश में पुलिस को पता चला कि असबाक की पत्नी सुमेरा का नीरज नाम के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद अब पुलिस ने रैली वाले दिन को रिविजिट करने का फैसला किया। छानबीन से पता चला कि उस साल रैली के लिए असबाक मौन अपने 5 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा था। उनकी टीम में संजय, विश्वास और साबिक नाम के 3 दोस्तों के अलावा 2 विदेशी बाइकर भी थे। रैली से पहले असबाक के दोस्तों ने 2 रूट्स पर प्रैक्टिस करने का फैसला किया था और अगले दिन संजय, विश्वास और साबिक असबाक के साथ एक रूट पर जाने का फैसला करते हैं, जबकि बाकी 2 विदेशी बाइकरों को दूसरे रूट पर भेज दिया जाता है। इसके बाद असबाक की लास्ट मोबाइल लोकेशन के अनुसार संजय, विश्वास और साबिक ये तीनों दोस्त उसके साथ ही थे। इसके बाद असबाक तो गायब हो गया, लेकिन बाकी दोस्त एक एक कर शहर लौट आए। तो अब पुलिस की शक की सुई संजय, विश्वास और साबिक पर थी, क्योंकि ये वो आखिरी 3 लोग थे जिन्होंने असबाक को आखिरी बार देखा था। इसलिए पुलिस ने असबाक के इन 3 दोस्तों से सख्ती से पूछताछ करने का मन बनाया और फिर उन्हें गिरफ्तार करने बेंगलुरु पहुंच गई। संजय और विश्वास को पुलिस ने पकड़ तो लिया, पर साबिक पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। इसके बाद पुलिस की सख्ती के आगे संजय और विश्वास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उन्होंने सारी कहानी पुलिस को बता दी। उन्होंने बताया कि असबाक के कत्ल के पीछे असबाक की पत्नी सुमेरा का हाथ है। असल में दोस्तों, शादी के बाद भी असबाक की पत्नी सुमेरा का अपने पुराने आशिक नीरज के साथ लव अफेयर चल रहा था। वो चाहती तो आसानी से अपने पति को तलाक देकर नीरज के साथ जा सकती थी,
पर सुमेरा की नज़र असबाक के पैसों और प्रॉपर्टी पर थी। असबाक ने अपने नाम से बेंगलुरु और दुबई में करोड़ों का घर ले रखा था, जिस पर सुमेरा की शुरू से नज़र थी। पर ये सब सुमेरा को तब तक नहीं मिल सकता था जब तक असबाक जिंदा रहता। इसलिए जब सुमेरा को असबाक के बाइक रैली में जाने का पता चला तो उसने असबाक के तीनों दोस्तों संजय, विश्वास और साबिक को असबाक को मारने की सुपारी दे दी। संजय और विश्वास की माने तो असबाक को मारने की सुपारी तकरीबन 50 लाख में तय हुई थी। इसके बाद 16 अगस्त 2018 की सुबह बाइक रैली का ट्रैक देखने के बहाने इन तीनों ने बड़ी ही चालाकी से असबाक के 2 विदेशी दोस्तों को अलग ट्रैक पर भेज दिया और खुद असबाक को लेकर अलग ट्रैक पर निकल गए। दोपहर में नाश्ता करने के बहाने ये लोग रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में रुके और यहीं पर मौका देखकर इन्होंने लोहे के रॉड से उसके गर्दन पर एक जोरदार वार किया, जिससे असबाक वहीं पर बेहोश हो गया। इसके बाद उसके सिर को इन तीनों ने रेत के बीच में घुसा दिया ताकि वो सांस ना ले सके और इस तरह कुछ ही समय में असबाक की मौत हो गई। ये एक ऐसी हत्या थी जिसमें ना खून निकला था और ना ही कोई गंभीर चोट थी। अगर एसपी अजय सिंह ने असबाक की फाइल बिना पढ़े ही साइन कर दी होती तो शायद असबाक के कातिल कभी पकड़े ही नहीं जाते। खैर, उन दोनों के कबूलनामे के बाद पुलिस इस कत्ल की मास्टरमाइंड असबाक की पत्नी सुमेरा को ट्रैक करना शुरू कर देती है और कुछ दिनों की लुका छिपी के बाद आखिरकार पुलिस ने सुमेरा को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। अब सुमेरा और उसके सभी साथी जेल में बैठकर अपने कुकर्मों की सजा का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, देखना होगा कोर्ट उन्हें क्या सजा देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तीन अक्टूबर 2017 की सुबह करीब 6 बजे घर की छत पर सो रही एक महिला जब पानी का मोटर चालू करने के लिए नीचे उतरती है तो घर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। उसके पति के साथ साथ उसके 3 बच्चे और एक भतीजा, कुल मिलाकर 5 लोगों की किसी ने बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब ये एक इत्तेफाक ही मानिए दोस्तों कि 2 अक्टूबर यानी कि जिस दिन अहिंसा के पुजारी गांधी जी की जयंती हमारे पूरे देश में मनाई जाती है, उसी 2 अक्टूबर की रात में किसी ने एक पूरे परिवार को चाकुओं से गोद गोद कर मार डाला था। उस औरत की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और उन्हीं में से किसी ने पुलिस को भी कॉल करके इस दर्दनाक घटना की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सभी लाशों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इस नरसंहार की तफ्तीश करने से पहले उस महिला से बात करना चाहती थी जिसके पति और बच्चों को कातिल ने मारा था, पर उस महिला का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो बार बार बेहोश हो जा रही थी। तब ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ करने की बजाय उसे पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराती है ताकि वो बयान देने के लिए मानसिक तौर पे ठीक हो सके। खैर, इस बीच पुलिस पड़ोसियों से उस महिला और उसके पति के बारे में पूछताछ करती है और ये अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि आखिर उस परिवार के साथ क्या हुआ होगा। घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है ताकि पता चल सके कि कातिल कैसे घर में घुसे थे। इसके साथ ही उस एरिया में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अपने कब्जे में लेती है ताकि उन कातिलों की शिनाख्त कर सके। इस बीच पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट में डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि 5 में से 4 लोगों को मारने से पहले नींद की दवा दी गई थी, जिसकी वजह से उनके शरीर पर जो चाकुओं के निशान थे वो काफी क्लीन थे। मतलब कि जब कातिल उनकी जान ले रहे थे तब वो अपनी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं कर पाए थे। और जो 5वीं और आखिरी लाश थी उसके पेट में कोई भी नशीला पदार्थ नहीं मिला था और जो उसके शरीर पर चाकुओं के निशान थे वो बाकी सबसे कुछ अलग थे, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि जब कातिल उसे मार रहे थे तब उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की होगी, जिसकी वजह से उसके शरीर पर चाकुओं के निशान बाकी सबसे अलग थे। पोस्टमार्टम की इस इनिशियल रिपोर्ट से पुलिस का शक अब उस घर में जिंदा बची उन 2 महिलाओं पर होने लगता है, जिनमें से एक तो वो महिला थी जिसके पति और बच्चों की मौत हुई थी और दूसरी उसकी सगी बहन थी जो कुछ दिन पहले ही अपने बहन के घर आई थी। अब पुलिस उन दोनों बहनों से पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर से पुलिस को एक और अजीब बात पता चलती है कि जिस महिला की तबीयत को खराब समझकर पुलिस ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, असल में उसकी तबीयत खराब नहीं है,
बल्कि वो तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस का शक उस महिला पर और पुख्ता हो गया कि हो न हो इस पूरे हत्याकांड में इस औरत का कोई न कोई रोल जरूर रहा होगा। इसके बाद जब पुलिस उस महिला से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो महिला अपनी ही बातों में फंसना शुरू हो जाती है और फिर अंततः वो पूरी कहानी पुलिस को बताती है। दोस्तों, अब उस महिला ने पुलिस को क्या कुछ बताया और आखिर क्यों और कैसे उस महिला ने अपने पति और बच्चों की जान ली, वो सारी कहानी बताने से पहले हमारी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के अलवर शहर की। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में बनवारी लाल शर्मा अपनी पत्नी संतोष शर्मा उर्फ संध्या और अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। बनवारी लाल शर्मा एक कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करते थे और उनकी पत्नी संध्या एक ताइक्वांडो सेंटर में बच्चों को ट्रेनिंग देती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर फिर भी दोनों की कमाई से घर ठीक ठाक चल रहा था। संध्या के 3 बच्चों में सबसे बड़े बेटे अमन की उम्र 17 साल, उससे छोटे बेटे हैप्पी की उम्र 15 साल और तीसरे और सबसे छोटे बेटे अज्जू की उम्र 12 साल थी। संध्या के बेटे भले ही 17 साल 15 साल के हो गए हों, पर उसे देखकर उसके उम्र का पता नहीं लगता था। उसकी खूबसूरती के आगे उसकी उम्र छुप जाती थी। साल 2014 में एक ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए संध्या अपनी ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को लेकर उदयपुर गई थी। यहीं पर उसकी मुलाकात हनुमान नाम के एक लड़के से हुई। हनुमान भी संध्या की ही तरह ताइक्वांडो ट्रेनर था और वो भी अपने ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों को लेकर उस ताइक्वांडो कंपटीशन के लिए उदयपुर आया था। ताइक्वांडो कंपटीशन के दौरान संध्या और हनुमान की अच्छी दोस्ती हो गई थी और उस कंपटीशन से लौटने के बाद भी इनके बीच फोन पर बातें होती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच की ये बातें प्यार मोहब्बत में बदल जाती हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं। हनुमान संध्या से मिलने के लिए अक्सर अलवर आने लगा। अलवर में उसका एक दोस्त कपिल किराए पर कमरा लेकर रहता था, जहां हनुमान संध्या को लेकर जाता और उस घर में दोनों कई घंटे साथ में बिताते। संध्या का ये नाजायज रिश्ता करीब 2.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते। यही हुआ संध्या के साथ भी। संध्या का पति बनवारी लाल शर्मा तो दिन भर कंपनी में रहता था, तो उसे अपनी पत्नी की इन हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पर बड़े बेटे अमन को अपनी माँ के अफेयर के बारे में पता चल गया। उसने पहले अपनी माँ को समझाया, पर उसके समझाने के बाद भी उसकी माँ जब नहीं मानी, तब मजबूरन अमन ने अपनी माँ की काली करतूतों के बारे में अपने पिता को बता दिया। अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में सुनकर बनवारी लाल शर्मा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में वो संध्या को मारता पीटता है। उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। अपने आशिक के साथ कई दिन तक घर से बाहर रहने वाली संध्या को अपने पति की ये रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी। इधर जो हाल संध्या का था, वही हाल उसके नए नवेले आशिक हनुमान का भी था। संध्या पे लगी बंदिशों की वजह से हनुमान का भी हाल बेहाल हो रहा था। और फिर एक दिन मिलने की इसी तड़प में संध्या और हनुमान जुर्म का वो रास्ता चुन लेते हैं जिस पे आगे जाकर उनका मिलना तो नहीं, पर बिछड़ना जरूर लिखा था। दरअसल दोस्तों, घर में कई दिनों तक बैठे बैठे संध्या ऊब चुकी थी। वो कहीं भी बाहर जाने की कोशिश करती तो उसका बड़ा बेटा उसे मना कर देता। अपने पति और बेटे की इन हरकतों की वजह से संध्या के मन में उनके प्रति गुस्सा पनपने लगा और इसी गुस्से में संध्या ने एक दिन हनुमान से बोला कि उसे अपने पति और बेटों से आजादी चाहिए। अगर वो उसके पति और बेटों को जान से मार दे तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी, मतलब कि उससे शादी कर लेगी। संध्या के प्यार में अंधा हो चुका हनुमान ये भी नहीं समझ पाया कि वो कितना बड़ा जुर्म करने जा रहा है। संध्या की तरफ से ग्रीन लाइट मिलते ही हनुमान उन सभी को मारने की प्लानिंग करने लगता है और करीब 3 महीने की प्लानिंग के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हनुमान ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 2 अक्टूबर 2017 की रात संध्या ने खाने के साथ साथ रायता भी बनाया और उसने उसी रायते में नींद की गोली मिला दी थी। 2 अक्टूबर से कुछ दिन पहले ही संध्या की बहन और संध्या का भतीजा भी उनके साथ रहने के लिए आए थे।
मतलब कि उस दिन संध्या के घर में उसके पति और 3 बच्चों के अलावा उसकी छोटी बहन और उसका 10 साल का भतीजा भी उनके घर में मौजूद था। सबने खाना खाया, पर बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने खाना खाने से मना कर दिया और बिना खाना खाए ही वो सो गया। बनवारी लाल शर्मा अपने तीनों बेटों और भतीजे के साथ अंदर कमरे में सो रहा था और संध्या अपनी बहन के साथ घर की छत पर सोने चली गई थी। रात करीब 12 से 1 के बीच में संध्या ने हनुमान को कॉल करके बुला लिया। हनुमान अपने 2 दोस्तों दीपक और कपिल को भी अपने साथ लाया था। उनके आने पर संध्या ने ही घर का मेन दरवाजा खोला और फिर वो तीनों कमरे में घुसकर बिना कुछ सोचे समझे बनवारी लाल और उसके बच्चों पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान संध्या के बड़े बेटे की नींद खुल जाती है, पर इससे पहले वो शोर मचा पाता, हनुमान और उसके दोस्तों ने उस पर हमला बोल दिया और चाकू से उसका गला काट दिया। इस वारदात के दौरान संध्या कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी। सबको मारने के बाद जब वो लोग वहां से जाने लगे तब संध्या ने हनुमान को 3000 रुपए और अपनी स्कूटी की चाबी दी। मतलब कि हनुमान के दोस्तों ने सिर्फ 3000 रुपयों के लिए 5 लोगों की जान ले ली। ये भी इस केस की एक बड़ी ही अजीब बात थी। खैर, हनुमान संध्या की स्कूटी लेकर अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है और फिर संध्या की स्कूटी को वो लोग अलवर रेलवे स्टेशन के पास खड़ी करके वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। संध्या के गुनाह कबूलने के बाद पुलिस ने हनुमान और उसके दोनों साथियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और फिर उन चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। करीब 6 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन चारों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, संध्या ने अपने प्यार के लिए अपने आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की जान ले ली, यहाँ तक कि अपने देवर के बेटे तक को मार डाला। अब इसे प्यार कहें या पाप कहें समझ नहीं आता। खैर, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।